गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं कुलवंत यादव सभी का भानु क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th की इक्विलिब्रियम चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे। इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ड्राइव करना आपको सिखाया था प्रीवियस वीडियो में, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, क्या काम आता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो आज इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं। तो इनकी फर्स्ट एप्लीकेशन बच्चों, टू प्रिडिक्ट अबाउट द एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन, यानी कि इसकी सबसे पहले इसकी तीन एप्लीकेशंस हैं, मेन तीन एप्लीकेशंस है। पहली एप्लीकेशन क्या है, टू प्रिडिक्ट अबाउट द एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन, यानी कि आप रिएक्शन इक्विलिब्रियम सेटअप से पहले कितनी आगे चली थी, पीछे चली थी, या मीडियम स्पीड से आगे फ्लो हुई थी, वो हम बता सकते हैं, यानी कि डायरेक्शन बता सकते हैं कौन सी डायरेक्शन में वो ज़्यादा चली थी। टू प्रिडिक्ट द अबाउट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब इक्विलिब्रियम आने से पहले रिएक्शन किस हद तक आगे बढ़ी थी या बैकवर्ड ज़्यादा चली थी। ठीक है, ये हम बता सकते हैं के की वैल्यू देख करके। कैसे? सिंपली आपको के की वैल्यू देखनी है, राइट। यदि के की वैल्यू तीन कंडीशंस में पाती है तो तीन रिजल्ट हम उनसे प्राप्त कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास के की वैल्यू यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 की पावर 3 से यानी कि 1000 से ज़्यादा है, तो हम अनुमान लगा लेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, यानी कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम आने से पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा चली थी। ओके, कैसे पता लगा जी फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड? मान लीजिए हमारे पास H2 + Cl2 चेंजेस इनटू 2HCl, इसका KC देखा, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा, ये 1000 से कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे आती है, बताना एक बार। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालने के लिए आप क्या करते हो, सिखा रखा है मैंने। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी कि HCl, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन यानी कि H2 एंड Cl2, यही तो करते हो KC निकालने के लिए। अब इस KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है, इट मीन्स HCl की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और हाइड्रोजन और क्लोरीन की कंसंट्रेशन बहुत कम हो चुकी है इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम यानी कि जब इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ तो HCl की क्वांटिटी ज़्यादा थी और H2 और Cl2 की क्वांटिटी कम थी, इसीलिए तो KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा आई। देखो, KC की वैल्यू ज़्यादा आने का मतलब साफ है कि जी ये बहुत ज़्यादा हो गया, और ये बहुत ज़्यादा होने का मतलब रिएक्शन इस डायरेक्शन में चली है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली है। क्योंकि आपको बेसिक बात का तो पता ही होगा कि ए रिएक्शन है चेंजेस इनटू दी बी, जब भी ये रिएक्शन अकर होगी, टेक प्लेस होगी, तो इसकी कंसंट्रेशन घटती जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, राइट। किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हमेशा डाउन होती है, घटती चली जाती है, और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है, राइट। तो आप समझे कि KC की वैल्यू 1000 से बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स KC की वैल्यू ज़्यादा है। ज़्यादा होने का मतलब साफ है कि जी HCl ज़्यादा है। भाई यहाँ ये ऊपर वाला ज़्यादा होगा, नीचे वाला कम होगा, तभी तो KC का रिजल्ट यानी कि KC की वैल्यू ज़्यादा होकर के आएगी। तो इसका मतलब हमें साफ पता लग गया कि जी KC की लार्ज वैल्यू इंडिकेट करती है कि रिएक्शन है ना इक्विलिब्रियम सेटअप होने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा चली थी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा चली थी तभी तो HCl की वैल्यू ज़्यादा हुई और हाइड्रोजन और क्लोरीन की वैल्यू कम हो गई थी, इस कारण KC की वैल्यू टोटल ज़्यादा होकर के आई। फर्स्ट क्लियर, यानी कि हमें पता लग गया KC यदि ज़्यादा है तो ज़्यादातर रिएक्शन इक्विलिब्रियम आने से पहले, इक्विलिब्रियम सेटअप होने से पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा चली थी। नाउ सेकंड पॉइंट, स्मॉल वैल्यू ऑफ K, यानी कि यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत स्मॉल है, कितनी स्मॉल, 10⁻⁻3, ठीक है, इससे कम है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा चली होगी, यानी कि इक्विलिब्रियम सेटअप होने से बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा चली थी। कैसे देखना एक बार, बैकवर्ड डायरेक्शन कैसे, यहाँ से देखो KC की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए हम एक इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं N2 + O2 2NO, KC की वैल्यू यहाँ बहुत कम है, कितनी, 4.8 10⁻31, इसको मिटा देते हैं, एक मिनट बताइए। तो ये 31 था, 31 था। KC की वैल्यू बहुत कम, और इस रिएक्शन के लिए KC की वैल्यू क्या आएगी बताना एक बार। सेकंड इक्वेशन के लिए KC की वैल्यू प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन यानी कि NO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट इसका 2 है तो स्क्वायर लगाएंगे, उधर है N2 O2, उधर N2 एंड O2,
अब Kc की वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब साफ है कि जी NO की वैल्यू कम है, NO की कंसंट्रेशन कम है इक्विलिब्रियम पर, और N2 और O2 की वैल्यू ज़्यादा है। अरे जब ऊपर वाली चीज़ कम हो और नीचे वाली चीज़ ज़्यादा हो तो टोटल Kc की वैल्यू क्या आएगी, कम होकर के आएगी, यानी कि कम होकर के आ रही है। इसका मतलब हम अनुमान लगा रहे हैं कि NO की वैल्यू तो कम है और N2 और O2 की वैल्यू ज़्यादा है। कितने बच्चे समझे? फिर समझना ध्यान से, किसी Kc की वैल्यू कम है, इसका मतलब Kc की वैल्यू कम होने का एक ही रीज़न है कि NO की वैल्यू कहीं कम होगी और N2 और O2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। N2 और O2 की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब रिएक्शन इस डायरेक्शन में बढ़ी है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एरो मार्क होगा उधर कंसंट्रेशन बढ़ेगी और पीछे की तरफ हमेशा कंसंट्रेशन घटती है। ठीक है ना? तो Kc की वैल्यू कम होने का मतलब एक साफ है कि N2 और O2 की वैल्यू इक्विलिब्रियम पर ज़्यादा है, और N2 और O2 की वैल्यू इक्विलिब्रियम पर ज़्यादा होने का मतलब कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा चली थी। और मॉडरेट वैल्यू यानी कि ना ज़्यादा हो ना कम हो, इतने रेंज की हो, 10⁻³ से 10⁻³ रेंज की K दे रखी हो, Kc की वैल्यू दे रखी हो, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स लगभग बराबर हुई है। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की लगभग बराबर है इक्विलिब्रियम पर। तो ये 3 बात समझे एक बार, क्विक रीजन मैं बता देता हूँ इनका। देखिए, लार्ज वैल्यू है, लार्ज वैल्यू Kc की मतलब ये है कि मान लीजिए मैं इस इक्वेशन की Kc निकाल रहा हूँ, इस इक्वेशन की तो मैं मिटा चुका हूँ। इस इक्वेशन की Kc क्या निकाली थी? फर्स्ट वाले की Kc हमारी आई थी बहुत सिंपल, HCl की कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर दो और क्लोरीन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कर दीजिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा, इसका मतलब साफ है कि HCl की वैल्यू ज़्यादा है और H2 और Cl2 की कम है। HCl की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई थी, क्योंकि इस डायरेक्शन में जाएगी तो HCl की वैल्यू बढ़ेगी, उनकी घटेगी। डन। दूसरा क्या है कि K की वैल्यू बहुत कम है, 10⁻³ इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है ना बैकवर्ड डायरेक्शन में गई थी, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी तभी तो Kc की वैल्यू कम होकर के आएगी। इनकी कंसंट्रेशन यदि ज़्यादा होगी तो जो Kc की वैल्यू है वो कम होकर के आएगी। और इंटरमीडिएट का मतलब है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन लगभग बराबर है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों दूसरी एप्लीकेशन क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की? टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन, कि इसकी सहायता से हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या रहेगी। ओके, इंपॉर्टेंट बात है ये कि टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन, इसके लिए भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज करते हैं। कैसे? मान लीजिए हम कोई भी रिएक्शन मान लेते हैं जो इक्विलिब्रियम पर है, AA BB XX YY, राइट। अब कंसंट्रेशन क्वोशिएंट क्या होता है? नई टर्म है, आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो जरूर पढ़ा है। ठीक है, अब एक टर्म आई है कंसंट्रेशन क्वोशिएंट। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, और जो कोफिशिएंट्स है वो पावर में लगा देते हैं, कई बार बता चुके हैं। कंसंट्रेशन क्वोशिएंट क्या होता है? ये भी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ही है, बट अदर देन इक्विलिब्रियम स्टेज। इनमें बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है, यानी कि K में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और Q में यानी कि कंसंट्रेशन क्वोशिएंट में। कीजिए ये तो इक्विलिब्रियम स्टेज पर रेशियो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का, और Q क्या है? अदर देन इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हुआ है तो भी तो कुछ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मिलेगी, उनका रेशियो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कंसंट्रेशन क्वोशिएंट। तो कंसंट्रेशन क्वोशिएंट 1 नंबर में डेफिनेशन खूब आती है कि कंसंट्रेशन क्वोशिएंट को डिफाइन करिए। कंसंट्रेशन क्वोशिएंट कुछ भी नहीं है, ये प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का रेशियो है, बट अदर देन इक्विलिब्रियम स्टेज, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेज से अदर देन कोई भी सिचुएशन पर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का रेशियो क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन क्वोशिएंट। ठीक है, अब ये कंसंट्रेशन क्वोशिएंट की सहायता से हम बता सकते हैं कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या रहेगी। इंपॉर्टेंट बातें, 3 पॉइंट आपको ऑब्जर्व करने होंगे। यदि कंसंट्रेशन क्वोशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है, यानी कि Q K के बराबर है। Q क्या है? कंसंट्रेशन क्वोशिएंट को शॉर्ट में Q से डिनोट करते हैं, Q या QC से डिनोट कर दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, यदि Q K के बराबर है, यानी कि कंसंट्रेशन क्वोशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम में आ गया। सेकंड बात, इफ Q इज ग्रेटर देन K,
यदि Q ज़्यादा हो गया, यानी कि Q की कंसंट्रेशन ना Q की वैल्यू K से ज़्यादा होगी, तो आना तो रिएक्शन को किस में है, इक्विलिब्रियम पर। एक बात ध्यान रखना, आना तो रिएक्शन को इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, दो अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती हैं और सेम वैल्यू से। तो हम बात कर रहे हैं कि इफ Q इज ग्रेटर देन K, यानी कि Q की वैल्यू K से ज़्यादा होगी तो Q को घटना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा। और Q जैसे ही डिक्रीज होगा तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, तब डिक्रीज होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। कैसे पता लगा, हम कोई भी रिएक्शन मान लेते हैं, इसी की वैल्यू, इस रिएक्शन के लिए Q ये है, ठीक है बच्चों, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात है कि Q यदि K से बड़ा है तो Q को क्या होना पड़ेगा, K के बराबर होने के लिए डिक्रीज होना पड़ेगा। ध्यान से समझना एक एक पॉइंट, यदि एक भी पॉइंट मिस हो गया तो नहीं समझ में आएगा। यदि Q कैसे बड़ा है तो Q को घटना पड़ेगा, और Q की वैल्यू घट कैसे सकती है, डिक्रीज कैसे हो सकती है, मुझे बताओ। Q की वैल्यू डिक्रीज तब हो सकती है कि जब जी ये वैल्यू तो डिक्रीज हो जाए, यानी कि इनकी कंसंट्रेशन घटे, ठीक है, और इनकी कंसंट्रेशन A और B की कंसंट्रेशन बढ़े, इंक्रीज हो, तब जो ओवरऑल Q की वैल्यू आएगी वो घट करके आएगी, ठीक है। Q की वैल्यू घटेगी, और Q की वैल्यू घटने का मतलब है कि X और Y की कंसंट्रेशन घटे और A और B की कंसंट्रेशन बढ़े। ऐसा कौन सी डायरेक्शन में हो सकता है कि X और Y की कंसंट्रेशन घटे और A और B की बढ़े, तो ये तो बैकवर्ड डायरेक्शन है, क्योंकि रिएक्शन जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो इनकी वैल्यू बढ़ेगी, A और B की, और X Y की घटेगी। हमें यही तो चाहिए, X Y की वैल्यू घटनी चाहिए और इनकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो हमें पता लग गया रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हुआ। ये घटना बढ़ना क्या है, इन पे कंफ्यूज मत हो जाना। देखो छोटी छोटी सी बातें हैं कि यदि Q K से बड़ा है तो Q को घटना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा, ताकि वो K के बराबर हो। उसके हमेशा आना है Q और K के बराबर ही। Q बड़ा है K से, Q को घटना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा। Q की वैल्यू डिक्रीज होकर के कब आ सकती है, दो कंडीशंस हैं, जब X और Y की वैल्यू घटने लग जाए, घट जाए, और A और B की वैल्यू बढ़ जाए, तो ओवरऑल इनका रिजल्ट आएगा वो Q की वैल्यू घट करके आएगी। कैसे घट करके आएगी, जैसे मान लीजिए X और Y की शुरुआत में वैल्यू क्या थी, मान लीजिए हम मान लेते हैं 20, और A और B की वैल्यू थी 100, राइट बच्चों। अब मैं चाहता हूं कि जो ये वैल्यू है ना फिलहाल, इससे Q की वैल्यू घट करके आई। अब Q की वैल्यू तभी तो घट करके आ सकती है जब मैं ऊपर वाले को घटा दूंगा, जैसे 10 कर दिया, और नीचे वाले को बढ़ा दूंगा, जैसे मान लीजिए 1000 कर दिया। तो Q की वैल्यू क्या होकर के आएगी, अब की बार इस केस में Q की वैल्यू ओवरऑल कम होगी ना। और कम कैसे हुई, हमने ऊपर वाले की वैल्यू घटा दी और नीचे वाली टर्म्स की वैल्यू बढ़ा दी। और वो कब हो सकता है, जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए, यानी कि रिएक्शन की डायरेक्शन में पता लग गया वो बैकवर्ड डायरेक्शन है। थर्ड केस कर लेते हैं, इफ Q इज लेस देन K, Q अब की बार कम है K से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो Q को K के बराबर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा। तो थर्ड केस में Q को इंक्रीज होना पड़ेगा बच्चों। अब मुझे बताओ, Q की वैल्यू बढ़नी है, अब इंक्रीज होनी है, क्योंकि Q को K के बराबर आना है। तो इंक्रीज कब होकर के आ सकती है Q की वैल्यू, यहाँ से बताओ एक बार, Q की वैल्यू इंक्रीज कब होकर के आ सकती है। दो सिचुएशंस है जी, ये तब आ सकती है जब X और Y की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, हम X और Y की वैल्यू बढ़ा दें, और A और B की वैल्यू घटा दें, यानी कि घट जाए, तो ओवरऑल जो Q की वैल्यू आएगी वो बढ़ करके आएगी, इंक्रीज हो करके आएगी। जैसे वही 20 100 वाला उदाहरण ले लें। अब की बार बच्चों में Q की वैल्यू बढ़ाना चाहता हूँ, तो Q की वैल्यू तब बढ़ सकती है जब मैं ऊपर वाले को, यानी कि X Y को, यानी कि 20 को मैंने मान लिया, कंसीडर कर लिया कुछ देर के लिए कि ऊपर वाले की वैल्यू मैं बढ़ा दूँ। मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ 50, और नीचे वाले की वैल्यू घटा दूँ, मान लीजिए मैं कर देता हूँ 10। तो अब की बार जो Q की वैल्यू आई वो पहले वाली सिचुएशन से बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, राइट। समझ में आया इंक्रीज डिक्रीज वाला सिस्टम।
तो आपके समझ में आया, यदि Q छोटा है तो Q को बढ़ना पड़ेगा, और बढ़ने का मतलब ये हुआ कि X और Y की कंसंट्रेशन बढ़े और A और B की कंसंट्रेशन घटे। तो ऐसा कौन सी डायरेक्शन में हो सकता है? X और Y की कंसंट्रेशन कब बढ़ सकती है? जब रिएक्शन इस डायरेक्शन में चले, क्योंकि इस डायरेक्शन में चलेगी X और Y की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और A और B की कंसंट्रेशन घटेगी। तो मुझे पता लग गया रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ये डायरेक्शन कौन सी है? फॉरवर्ड। और वो डायरेक्शन कौन सी है? बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, इसकी तीसरी एप्लीकेशन और कर लेते हैं। तो तीसरी एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, यानी कि एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ चुकी है, फिर उसकी कंसंट्रेशन क्या है वो भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम एक रिएक्शन मान लेते हैं A प्लस B चेंजेस इनटू दी C प्लस D। इक्विलिब्रियम पर है बच्चों। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान से समझना, कई न्यूमेरिकल्स में यूज होती है। तो देखिए हमने रिएक्टेंट्स लिए A प्लस B, इनसे बने C और D। अब शुरुआत में A और B की वैल्यू आप बराबर भी ले सकते हो, डिफरेंट भी ले सकते हो। मैं बराबर ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं इसकी कंसंट्रेशन ले लेता हूँ A, तो इसकी भी इतनी ले ली, मान लीजिए 1 मोल ले ली, 0.1 मोल ले ली, जितनी भी कंसंट्रेशन ले ली। और ये कितने थे शुरुआत में? इनिशियल कंडीशन पे 0, ये बने ही नहीं थी जी। जब शुरुआत में आपने क्या किया? शुरुआत में आपने A और B मिलाया था, कोई बनाते मिलाते ही प्रोडक्ट थोड़ी मिल गया, कुछ देर बाद प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हुआ। तो शुरुआत में C और D कितने थे? 0 0। आफ्टर सम टाइम, यानी कि इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ कि इनमें से कुछ वैल्यू घट रही है। देखो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हमेशा घटेगी, मैं बता चुका हूँ। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन घटेगी। तो इनमें से X घट गया, तो इसमें से भी X घटा, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन बराबर थी X। तो इनमें से जितना घट करके आ रहा है उतना ही तो C और D बनेगा। तो X घट करके आ रहा है तो C और D कितना हो गया? XX। ये कहानी क्या है? एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेज पर, इक्विलिब्रियम पर, राइट। ठीक है। और वो क्या थी? इनिशियल, ये इनिशियल कंडीशन। तो हमें तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पर बताओ, कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, पहले इसका रिलेशन वो लिख लीजिए, फार्मूला क्या बनेगा? प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट्स की कितनी आई इक्विलिब्रियम पर? C की कितनी आ रही है इक्विलिब्रियम पर? देखो X, वो वैल्यू पुट कर दो। D की कितनी आ रही है? X। और A की कितनी है? A माइनस X, A माइनस X। और B की कितनी आ रही है? A माइनस X। तो इस तरह से अपने को यदि इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी होगी तो X की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू आप आसानी से इनिशियल नहीं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये 3 छोटी छोटी एप्लीकेशन थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। चैनल